नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह राजनीति से संबंधित है। राजनीति में जनप्रतिनिधियों का एक दल से दूसरे दल में जाने के कानून से संबंधित है। हम आज इस विषय पर बात करेंगे। बात 1985 की है, जब 10वीं अनुसूची जोड़कर भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल निरोधक कानून बनाया गया। लेकिन जिस उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सरकारें गिरती रही, बनती रही, गिरती रही, बनती रही। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए विधायकों को किसी रिसोर्ट या आलीशान होटल में एक प्रकार से बंधक बनाकर रखती हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 2020 में ऐसा हुआ, कर्नाटक में 2019 में या तमिलनाडु में 2017 में। मतलब ऐसे नज़ारे लगातार देखने को मिलते रहते। लगातार जनप्रतिनिधि दल परिवर्तन करते रहते हैं और जब दल बदल की समस्या जस की तस बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, कोई उस कानून के हिसाब से चल नहीं रहा है, तो फिर एक अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि दल बदल निरोधक कानून का औचित्य क्या है उसको बनाने का आधार, उद्देश्य क्या रहा। हमारा जो आज का विषय है वह भी इसी से संबंधित है कि दल बदल कानून में जो समस्या चल रही है आजकल, वर्तमान में जो मांग चल रही है कि दल बदल कानून में बदलाव की मांग। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कुछ दल बदल की घटनाओं या दल परिवर्तन की घटनाओं की कुछ उदाहरण पर बात करेंगे। दल परिवर्तन कानून क्यों आया, इस पर बात करेंगे। दल परिवर्तन कानून है क्या, इस पर बात करेंगे। और इस कानून को लेकर समस्या क्या है, हम इस पर बात। साथ ही इस कानून से या इस कानून के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन समस्याओं के निराकरण या दल परिवर्तन को, कानून को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कानून चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में ये क्यों आया, इस पर पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने दल बदल कानून में संशोधन का आह्वान किया। उन्होंने दल बदल कानून में संशोधन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि दल परिवर्तन की घटनाएं या दल परिवर्तन का जो एक प्रकार से तरीका अपनाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों द्वारा, वो उसमें ये कानून उन दल परिवर्तन को रोकने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। तो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन का उन्होंने आह्वान किया। यह कानून जनप्रतिनिधियों को दल परिवर्तित करने से रोकने के लिए बनाया गया था, जो कि अपने उद्देश्य की पूर्णता या पूर्ति नहीं कर सका। अब हम बात करेंगे दल परिवर्तन की कुछ हाल ही में हुई घटनाओं की।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों के दल बदल से कमलनाथ जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनकी 15 माह से चल रही सरकार सत्ता से बाहर हो गई और पुनः भाजपा की सरकार हो गई। वर्ष अगर 2019 की बात करें तो गोवा में कांग्रेस और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया। एक और उदाहरण की बात करें कि राजस्थान में बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में चले गए। तो लगातार दल परिवर्तन की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं कि कोई दल के कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि एक ग्रुप बनाकर या आधा ग्रुप आधी संख्या में या बड़ी संख्या में दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। और तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठना ही जायज है कि जब ये कानून है और ये कानून उनको रोक नहीं पा रहा तो फिर इसका औचित्य क्या है। हम इस कानून को जानने से पहले अगर हम इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको जानें तो ज्यादा बेहतर है। बात है 1967 की, जब कांग्रेस सिस्टम यानी कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी में थोड़ी बहुत विचलन था या थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही थी, तो उस टूटने की शुरुआत से ही राज्यों में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता आई। यानी कि राज्यों की सरकारें स्थिर नहीं रह पा रही थी, लगातार उनके गिरने का या नई सरकार बनने का कहीं ना कहीं एक डर था उस समय की सरकार। इस अस्थिरता के समाधान और प्रतिनिधियों के बार बार दल परिवर्तन को रोकने के लिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी, जो तत्कालीन समय की मांग की थी। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में जो सिस्टम में टूटन हो रही थी उसके कारण और कई अन्य दल टूट के कारण लगातार दल परिवर्तन कर रहे थे, जिससे सरकारें स्थिर नहीं रह पा रही थी, सरकारें अस्थिर हो रही थी। और इस अस्थिरता को और इस बार बार दल परिवर्तन को रोकने के लिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी और जो उस समय की मांग भी थी। अब हम बात करते हैं दल परिवर्तन कानून है क्या, उसको कब लाया गया, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, इस पर हम बात करते हैं। तो दल परिवर्तन कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में यह व्यवस्था की गई कि सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर कुछ शर्तों को देखते हुए उन्हें निर्हित किया जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यह 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी सांसदों और विधायकों की निर्भरताएं वर्णित हैं या डिस्क्वालिफिकेशन की जो शर्तें हैं वर्णित हैं। हम इन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, निर्भरताओं की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के सदस्यों के संदर्भ में। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे अथवा सदन में अपने राजनीतिक दल के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है एवं राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के अंदर क्षमादान ना पाया हो, तो उपर्युक्त इन दोनों स्थितियों में वह संबंधित सदन की सदस्यता के लिए निर्हित हो जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये राजनीतिक दल के सदस्यों के संदर्भ में ये नियम या शर्त इस कानून के अंतर्गत। अब बात करते हैं निर्दलीय सदस्यों के लिए निर्भरता के। तो कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के लिए निर्भर
माना जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतता है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और बाद में वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता धारण करता है तो वह सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं नाम निर्देशित सदस्यों के संदर्भ में। नाम निर्देशित सदस्य में किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई नॉमिनेटेड सदस्य है, नाम निर्देशित सदस्य है किसी सदन का, और यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो सदन की सदस्यता के वह अयोग्य हो जाएगा। ये इस कानून में कुछ निर्भरताएं दी गई थी, कुछ शर्तें बताई गई थी, कुछ नियम थे ये जो इस प्रकार थे। लेकिन इस कानून में कुछ अपवाद भी है। अपवाद के तौर पर हम बात करें, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल के बाहर हो या अर्थात जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिस्क्वालीफाई अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यानी इस प्रकार से समझिए इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी चुना जाता है किसी राजनीतिक पद से, जब वो पीठासीन अधिकारी रहता है तो वह सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या बाद में जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। तो अगर वह पीठासीन अधिकारी रहते हुए सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से त्याग करता है, बाहर चला जाता है, तो उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये इस नियम के अपवाद है। हमने इस नियम को पूरी तरह समझा, दल बदल कानून को पूरी तरह समझा। अब हम दल बदल कानून को लेकर जो वर्तमान में समस्या है उन पर बात करते हैं। पहली समस्या तो यह है कि दल बदल कानून की अवधारणा को लेकर समस्या है, दल बदल कानून की प्रक्रिया को लेकर समस्या है। कहीं ना कहीं दल बदल कानून न्यायिक और न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति कर रहा है, तो यह भी एक समस्या है, टकराव की समस्या है। साथ ही दल बदल कानून में सकारात्मकता और जनप्रतिनिधि के अधिकारों पर नियंत्रण को लेकर भी समस्या है। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं। हम इन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं, विस्तृत रूप से बात करते हैं। पहली दल बदल की अवधारणा को लेकर जो समस्या है उस पर बात करते हैं। दरअसल दल बदल कानून में स्वेच्छा से दल छोड़ने या दलीय व्हिप का उल्लंघन करने को दल बदल माना गया, जबकि दल विभाजन या पार्टी विलय को दल बदल नहीं माना गया है। दल बदल नहीं माना गया है। हालांकि 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल विभाजन को भी दल बदल मान लिया गया, जिससे छोटे दलों में दल विभाजन के माध्यम से दल बदल पर रोक लगी। अब बात करते हैं दल बदल कानून की प्रक्रिया को लेकर जो समस्या है उस पर। किसी दल के सदस्य द्वारा दल बदल किए जाने पर जो प्रक्रिया है इस पर बात करते हैं कि किसी दल के सदस्य द्वारा दल बदल किए जाने पर पीठासीन अधिकारी उसका स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। उस पर वह तभी उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है
जब उसका दल इस संबंध में कोई अर्जी लगाए। तो पहली बात तो यह है। वहीं पीठासीन अधिकारी को निर्णय को लेकर किसी समय सीमा भी तय नहीं की गई है। दल बदल कानून की इस प्रक्रिया को लेकर भी ये समस्या है कि पहली बात तो पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता जब तक, और वह तभी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है जब उसका दल इस संबंध में कोई अर्जी लगाए। वहीं पीठासीन अधिकारी को अगर निर्णय को लेकर कोई समय सीमा की बात है तो वो भी तय नहीं की गई है। फिर अगर हम एक समिति की बात करते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, जिसने अविश्वास प्रस्ताव पर भी दल बदल कानून लागू करने की संस्तुति की थी, और उसके अनुसार पीठासीन अधिकारियों का निर्णय अधिकार खत्म कर देना चाहिए, उनका मानना था, क्योंकि वो दलगत आधार पर निर्णय करते हैं। ऐसी इस समिति ने अनुशंसा की। अगली एक समस्या के बारे में बात करते हैं इस कानून को लेकर, वो यह है कि हाल ही में बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि वह एक निश्चित तिथि तक मुकुल राय के दल बदल पर निर्णय दें, जो 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे। साथ ही 2020 में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को अपदस्थ कर दिया क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष ने 3 वर्षों के बाद भी दल बदल पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो ये अगर कोई निर्णय नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका और विधायिका में इस कानून की वजह से टकराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक केस है, एक वाद है कि होतो होलोहन बनाम जा चिन्हू मामले में 1992 में उच्चतम न्यायालय ने दल बदल निरोधक कानून पर पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिससे दल बदल पर पीठासीन अधिकारियों के आदेश न्यायिक पुनरीक्षण में आ गए हैं। मतलब उनका अगर कोई आदेश है जो है उस पर उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। साथ ही दल बदल कानून से संबंधित एक अन्य समस्या यह है कि यह सकारात्मकता और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर नियंत्रण भी लगाता है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि यह एक तो दल बदल को रोकने में असमर्थ है, पहली बात तो, क्योंकि लगातार दल बदल की घटनाएं अभी भी जारी है ये कानून। दूसरी बात यह है कि इसमें जनप्रतिनिधियों के विधायी सदनों में अपने दल के विरुद्ध आवाज उठाने की जो स्वतंत्रता है वो इस कानून के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अगर वो अपने दल के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते तो उनकी कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता उसमें खत्म होती है। दूसरी बात, विपक्षी दलों से समर्थन लेने का अवसर भी खत्म करता है ये कानून। अगर हम सकारात्मकता की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों द्वारा सरकार के अच्छे कामों को समर्थन देने की गुंजाइश को भी ये कहीं ना कहीं समाप्त करता है कानून। अगर कोई सांसद चाहता है विपक्षी दल का कि ये अच्छा कार्य किया है सरकार ने, उस पर वह उनका समर्थन दे, तो वह अपने दल के कारण नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी समाप्त करता है। यह लोकतंत्र एक यांत्रिक व्यवस्था में जकड़ जाता है। इस कानून की वजह से लोकतंत्र एक यांत्रिक व्यवस्था में जकड़ जाता है और यह प्रतिनिधियों के अपने दल का बंधक भी बनाता है। कहीं ना कहीं ये कानून प्रतिनिधियों को अपने दल का बंधक भी बनाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां अपनी सरकारों के स्थायित्व के लिए विधायकों को किसी रिसोर्ट या आलीशान होटल में बंधक बनाकर रखती हैं और ऐसे नज़ारे लगातार देखने को मिलते हैं। हमने इस कानून की समस्याओं पर बात की, अब हम बात करते हैं दल बदल की जो परंपरा है इसमें सुधार कैसे हो उस पर बात करते हैं। तो पहली बात तो दल बदल एक राजनीतिक समस्या है और जब ये राजनीतिक समस्या है तो उसका विधिक समाधान की अपेक्षा करना थोड़ा गलत है, विधि सम्मत नहीं है।
राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीतिक ही हो तो बेहतर होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुधारना होगा। कहीं ना कहीं दल परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुधारना होगा, उनमें बदलाव करना होगा, उनमें चेंजेस करना होगा और सकारात्मक बदलाव करने होंगे। अगला एक है कि दल अपने सदस्य को विचारधारा का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दे। मतलब जो भी राजनीतिक दल हैं वे अपने सदस्यों को विचारधारा का, जो राजनीतिक दल की विचारधारा है उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दें, ताकि वो दल परिवर्तन करके किसी अन्य दल में ना जाए। अन्य एक बात कहें तो जो राजनीतिक दल है अपने सदस्यों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संबंध में सजग करें कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप किसी दल से चुने गए हैं, आपने अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आघात पहुंचाता है। तो इसके प्रति उन्हें सजग करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति यह राजनीतिक दलों का दायित्व है कि अपने सदस्यों को लोकतंत्र के प्रति सजग करें। एक अगला पॉइंट है कि दलों को योग्य और प्रतिबद्ध लोगों को राजनीति में जोड़ने पर भी जोर देना चाहिए। यानी कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को राजनीति में जोड़े जो योग्य हो और प्रतिबद्ध हो अपनी पार्टी के संबंध में और अपनी विचारधारा के संबंध में। बदलाव ना हो लगातार कि एक दल की से आप चुने गए, फिर जीत गए चुनाव और उसके बाद कुछ समय बाद आप दूसरे दल में शामिल हो गए, तो फिर पता नहीं चलता कि आपकी प्रतिबद्धता थी कि नहीं, आपकी योग्यता क्या थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जरूरी है। हाँ, सैद्धांतिक आधार पर अगर दल बदल में कोई समस्या नहीं होती, सैद्धांतिक आधार पर कोई दल बदल होता है तो कोई समस्या नहीं है। और अगर हम अस्थिरता की बात करें, जैसे कि कई बार देखा गया है कि पार्टी अपने स्थायित्व को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं, तो अगर हम इस अस्थिरता के संबंध में बात करें, अस्थिरता के निदान की लिए बात करें, तो हम एक जर्मनी का रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव मॉडल अपना सकते हैं, जिसके अनुसार संसद फेडरल चांसलर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा तभी हटा सकती है जब वह बहुमत रखने वाले किसी दूसरे चांसलर को भी चुने। इससे होता क्या है कि वहां एक तरफ सरकार गिरती तो है तो तुरंत ही दूसरी सरकार कार्यभार संभाल लेती है। तो कहीं ना कहीं जो गैप आना होता है वो नहीं आता है, कार्य सुचारू रूप से लगातार चलते रहते हैं। तो यह व्यवस्था भी अपना सकते हैं। यही व्यवस्था इजराइल, पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम, स्पेन आदि देशों में भी देखने को प्राप्त होती है। अब हमने इस जो दल बदल कानून के बदलाव की जो मांग चल रही है, इस विषय पर हमने बात की, कुछ आंकड़ों को जाना कि दल बदल की घटनाएं कौन कौन सी हुई, हमने दल बदल कानून को जाना, दल बदल कानून क्यों आया इस पर हमने बात की, साथ ही दल बदल कानून को लेकर वर्तमान में क्या समस्या है उस पर बात की, दल परिवर्तन को में सुधार कैसे किया जाए इस घटना को रोकने के लिए उस पर हमने बात की। अब हम इस विषय के निष्कर्ष पर अगर हम बात करें तो यह है कि अगर हम दल बदल कानून की बात करें तो एक विकल्प के रूप में हम ये अपना सकते हैं कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता में यह प्रावधान किया जाए कि प्रत्येक प्रत्याशी शपथ पत्र दे के निर्वाचित होने के बाद अपने दल के प्रति निष्ठावान रहेगा। निष्कर्ष के रूप में एक समाधान भी है एक प्रकार का ये कि हम चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता में ये प्रावधान किया जाए कि प्रत्येक प्रत्याशी शपथ पत्र दे के निर्वाचित होने के बाद अपने दल के प्रति निष्ठावान रहेगा और दल बदल नहीं करेगा। पहली बात, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि नैतिक निष्ठाएं
संभवतः विधिक निष्ठाओं से ज्यादा प्रभावी होती हैं। नैतिक निष्ठाएं संभवतः विधिक निष्ठाओं से ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रत्याशी शपथ पत्र दे देता है और ऐसा वो अपने शपथ पत्र में लिख कर बात कहता है, तो कहीं ना कहीं में दल के प्रति निष्ठावान भी रहेगा और यह उसका नैतिक दायित्व भी हो जाएगा, क्योंकि उसने ये शपथ पत्र में ऐसा स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर ये जो समस्या है दल बदल की या दल परिवर्तन कानून जो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया है, वह उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उस पर जो लोग बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव कम होगा और आदर्श आचार संहिता से में अगर ये प्रावधान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी अपने दल से निष्ठा के रूप में प्रतिनिष्ठा के बन रहेंगे और उसी से जुड़े रहेंगे। दल परिवर्तन की घटनाएं स्वतः ही धीरे धीरे या समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ हमने जो दल परिवर्तन कानून है, इसके बदलाव की जो मांग उठ रही है, हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। हमने इसके सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया, सभी पहलुओं को जाना, उन पर बात की और आशा है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।